इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स या मृदा रहित संवर्धन क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल लेस कल्चर क्या होता है। ठीक है, देखिए सॉइल लेस कल्चर क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर थे WF गैरिक ने 1929 में मृदाहीन खेती या पादप वृद्धि का आविष्कार किया था। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स या मृदा रहित संवर्धन कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मिट्टी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कल्चर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, एयर बबल है, जार या टैंक है, इनलेट ट्यूब फॉर एरेशन, वायु के लिए एक नलिका लगाई गई है, एक पौधा, एक प्लांट और एक कारका से बंद किया गया है। इसको कॉटन वूल सपोर्ट यहाँ पर लगाकर कारका से बंद किया गया है। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, पौधों को पानी में उगाया जाता है। पानी के अंदर पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को घोल के रूप में घोल दिया जाता है, मतलब घोल दिया जाता है। इसमें एक नली के द्वारा वायु को पहुँचाया जाता है जिससे जड़ को पर्याप्त मात्रा में वायु भी मिल सके। अब पानी में नवजात पौधे को हम लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार लगाए गए पौधे में मिट्टी में उगाए गए पौधों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और तीव्र प्रजनन दर वाले होते हैं। जिन स्थानों पर बागवानी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती वहाँ यह विधि वरदान साबित हुई है। बड़े बड़े नगरों की बहुमंजिली इमारतों पर जहाँ पर प्रकाश पहुँच सकता है, इस विधि के उपयोग से बड़े पैमाने पर सब्जियाँ और फसल उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार उगाए गए पौधों की वृद्धि और फलों को पकने में कम समय लगता है। जो WF गैरिक था, कैलिफोर्निया के प्रोफेसर, इन्होंने 1929 में इस विधि से बड़े पैमाने पर टमाटर की फसल को उगाया था। क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को बड़े बड़े टैंकों में उगाया जाता है, इसलिए इसे टैंक खेती के नाम से भी जाना गया है। अब आता है इसके कुछ महत्व के बारे में। इस विधि का उपयोग केवल ग्रीन हाउस में ही फसलों के विकास के लिए होता है। ठीक है, फसलों के विकास के लिए करते हैं। व्यावसायिक स्तर पर अभी तक इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो फायदा क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों की मात्रा और उसका प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। किसी विशिष्ट फसल या पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक pH को नियंत्रित किया जा सकता है। विशिष्ट प्रकार के मृदा जनित रोगाणु का नियंत्रण किया जा सकता है। खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। परिश्रम नहीं लगता, मजदूरी खर्च कम आएगी। ठीक है, इस विधि के द्वारा किसी भी ऋतु में आप पौधों से फल और सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हानियाँ भी आती है। हाइड्रोपोनिक्स तंत्र तैयार करने में खर्च अधिक होता है। इस विधि के द्वारा सीमित उत्पाद प्राप्त होता है। इसके लिए उच्च तकनीकी जानकारी आवश्यक होती है। इस विधि द्वारा भूमिगत फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये इसकी कुछ हानि है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, उसके बाद में आता है नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय होता क्या है, प्रकृति में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो नाइट्रोजन को तो पौधे ऐसे ही नहीं लेते हैं। ठीक है ना, पौधे नाइट्रोजन को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लेते। ठीक है, उसको ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन को फिक्सेट करना पड़ता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन चूँकि 78% है, आणविक नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ इसका यौगिकीकरण होता है और अमोनिया नाइट्रेट जैसे यौगिक का निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकृत रूप ही नाइट्रोजन पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और साइनो जीवाणु द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन जरूरी होता है। हम जानते हैं कि समस्त जीव जंतु किससे बना हुआ रहता है, समस्त जीव जंतु किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन पदार्थ से बना हुआ रहता है। प्रोटीन, विटामिन, कई प्रकार के हार्मोन्स, नाभिकीय अम्ल, साइटोक्रोम, एल्केलाइड्स का संघटक होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, यही कंटेंट किसी भी प्रकार के प्लांट में आपको देखने को मिल सकता है। तो पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी से करते हैं। केवल सूक्ष्मजीव ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को भूमि से सामान्यतः नाइट्राइट और अमोनिया आयन के रूप में अवशोषित करती है। नाइट्राइट्स भी पौधे के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, परंतु यह एक स्थिर यौगिक होता है जो कि ऑक्सीडेशन के पश्चात नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के बारे में अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजन उपापचय की बात करें, तो वायुमंडलीय आणविक नाइट्रोजन 78% भाग नाइट्रोजन का होता है। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे इसका सीधा उपयोग करने में सक्षम होता है। अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में भूमि में जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट के रूप में, स्थायी रूप में होते हैं। अमोनिया नाइट्राइट अस्थायी होते हैं जो कि तुरंत नाइट्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं और पौधे उसको नाइट्रेट के रूप में, यौगिकों के रूप में जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन भूमि में अमीनो अम्ल के रूप में उपलब्ध होते हैं। अमीनो अम्ल जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के जीव प्रोटीन के विघटन से बने हुए पदार्थ होते हैं, उसको पौधे उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ, कीटभक्षी पौधे सीधे कीटों को भक्षण करके, जैसे पीचर प्लांट, निपेंथिस वगैरह है, उसका भक्षण करके सीधा नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। कीट को पचाकर नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो भौतिक
ये कहें या अजैविक कहें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पहले प्राकृतिक रूप से देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। ये चूँकि ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। हम जानते हैं कि प्रकृति में नाइट्रोजन का जितना होता है उसका लगभग 10% भाग अजैविक या भौतिक प्रक्रियाओं से, जैसे वर्षा, बिजली की कड़कने से, वर्षा होने से के द्वारा वो बनती है। बारिश के समय जब बिजली कड़कती है, मेघ गर्जना होती है, तो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ये क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है फिर से ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है ना। ये जो नाइट्रोजन पेरोक्साइड 2NO2 बना हुआ है, वर्षा जल के साथ में मिलकर नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। अम्ल जब भूमि में गिरते हैं पानी के साथ, वर्षा के साथ में, तो NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट आयन के रूप में भूमि में गिरते हैं। भूमि में गिरने के पश्चात क्षारीय मूलकों से क्रिया करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का निर्माण करते हैं, जो जल में विलय होता है। ठीक है, समझ में आया। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये पानी के साथ में क्रिया करके क्या बना लिया, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लिया। नाइट्रिक अम्ल आयन के रूप में मिट्टी में गिरते हैं और वहाँ से ये आयन्स के रूप में प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरा होता है औद्योगिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। औद्योगिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जब पर्यावरण का तापमान को बढ़ाया जाता है वायु दाब पर, एक निश्चित वायु दाब पर, तो वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर लेती है। अमोनिया गैस उद्योगों में मुक्त की जाती है और इसी अमोनिया को फर्टिलाइजर या कई प्रकार के फर्टिलाइजर, जैसे अमोनिया से यूरिया के उत्पादन कर लिया जाता है और यूरिया का छिड़काव कर लिया जाता है। यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित कर लेती है, नाइट्रेट के रूप में जो होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण। वायुमंडल में जितना भी नाइट्रोजन होता है उसका लगभग 71% भाग इसी प्रक्रिया के द्वारा स्थिरीकरण की जाती है। इसके लिए आणविक नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस के रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है। आणविक नाइट्रोजन सूक्ष्मजीवों के द्वारा मृदा में स्थिर की जाती है और पौधों को उपलब्ध होती है। ठीक है। नाइट्रोजन जैविक कोशिकाओं के द्वारा स्थिरीकृत की जाती है, जिसको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दो प्रकार में इसको, तीन प्रकार में इसको बांट सकते हैं, एक सजीवी, असहजीवी और दूसरा सहजीवी। पहला असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे स्वतंत्र या मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में एज़ोटोबैक्टर और बिजेरिंकिया होता है। मुक्त जीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु क्लस्ट्रिडियम होता है। मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है, जिसको क्लोरोबियम कहते हैं। मुक्त जीवी रसायन संश्लेषी जीवाणु थायोबैसिलस वगैरह होता है। हेट्रोसिस्ट युक्त शय वाले साइनो जीवाणु नास्ता कैनाबिना होता है। मुक्त जीवी कवक होता है, प्यूलुलेरिया होता है। ये सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म मात्रा में ही सही असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भांति काम करता है। और उसके बाद में आता है सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें बहुत से जीवाणु, साइनो जीवाणु और कवक मिलकर काम करते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए आप जानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ में गांठ पाई जाती है। गांठ में राइजोबियम मिनोसेरम नामक जीवाणु पाई जाती है। उसकी सहायता से प्रकृति में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट कर ली जाती है। ठीक है। इस प्रकार की स्थिति को सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथि में, जैसे लेग्यूमिनी कुल की जो पौधे होते हैं, चना, दाल, मटर, उड़द, अरहर वगैरह, इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु भी होता है, जैसे नास्ता है, एनाबिना है, लाइकेंस है, इजोला है, साल्विनिया है, एंथोसिरोस है इत्यादि। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक कवक भी होते हैं, राइजोपोगोन, पाइनस वगैरह होता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कैसे किया जाता है, नाइट्रोजन उपापचय कैसे होता है।